तो यात्रा जब निकली 30 तारीख को तो भी लोगों ने संयम रखा। उस यात्रा के अंदर वो लोग मौजूद थे जो सिर्फ माहौल खराब करने के लिए आए थे। कुछ बजरंग दल के बताए गए और कुछ लोग जो है विश्व हिंदू परिषद के कहे गए। कुछ लोगों को ये कहा गया कि ये तो वो कौन सा गौओं का एक बना रखा ना इन्होंने, गोरक्षक, ये गोरक्षक हैं इसमें, जबकि थे सारे के सारे भाजपा के गुंडे और बदमाश, सारे के सारे जो है पेड वर्कर थे उनके, जो केवल माहौल खराब करने के लिए वहां पे गए थे। बड़ी हैरानी की बात है, चंद बदमाश इकट्ठे करके सरकार भेजती है और वो ये कहती है कि हम हिंदू हैं। हम हिंदू नहीं है भाई, हिंदू तो हम भी हैं। ये अपने आप को क्या ज्यादा बड़ा ठेकेदार मानते हैं हिंदुओं का? ये तो हिंदुओं के नाम के ऊपर केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। केवल हिंदू के नाम के ऊपर हमारे प्रदेश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। आज जिस तरह का माहौल बना रखा है मुख्यमंत्री ने, जब वहां पे ये घटना हुई और उसके बाद जो वहां पे रहने वाले लोग थे जो उस यात्रा में शामिल थे, जो शरारती तत्वनी है, जो अपनी जिंदगी अच्छी तरह से बिताते हैं, जो भाईचारे के साथ रहते हैं, उन लोगों ने खुल करके ये बात की बताया कि भारतीय जनता पार्टी अपने षड्यंत्र में फैल होगी। जब मुख्यमंत्री को आम आदमी, भाजपा की सरकार को आम आदमी गाली देने लग गया, ये सारा सरकार का किया हुआ काम है और सरकार ने सारा का सारा माहौल खराब किया और बिगाड़ा है, तो फिर इन्होंने नया काम शुरू कर दिया। वहां पे धारा 144 लगा दी, आर्मी बुला ली, बीएसएफ बुला ली, सीआईएसएफ बुला ली, सीआरपीएफ बुला ली, सेंट्रल फोर्सेस बुला करके वहां दहशत फैलाई और दहशत फैला करके बजाय उन गुंडागर्दी करने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने, आपसी माहौल ठीक करने के नया काम शुरू कर दिया, तोड़ना शुरू कर दिया जगह जगह। आप में से किसी एक साथी का मान लो घर है, कोई आदमी अपनी जान बचाने के लिए आपकी छत पे चढ़ जाए और सरकार कहे कि इस छत के ऊपर लोग खड़े पत्थरबाजी कर रहे थे, इस घर को तोड़ दो, ये कहां लिखा हुआ है? ये कौन सा कानून है? किस कानून के तहत लोगों के मकान तोड़े? किस कानून के तहत लोगों की दुकानें तोड़ दी, शोरूम तोड़ दिए? कितना बड़ा नुकसान वहां पे किया, कितना बड़ा नुकसान तोड़ फोड़ से तो किया ही किया। लोगों में जो आपसी भाईचारा था उसको कितना बड़ा नुकसान इस बीजेपी की सरकार ने, इस मुख्यमंत्री ने पहुंचाया है। अगर हमारे यहाँ पे न्यायपालिका ना हो तो फिर मुझे लगता नहीं कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है कोई भी काम प्रजातांत्रिक तरीके से आगे बढ़ाएगी। ये तो फिर अपनी मनमर्जी से, डंडे से सारी चीज को आंकने का काम करेगी। इसलिए इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो थोड़ी है। मुख्यमंत्री को जो ये कहे प्रदेश की जनता के लिए कि मेरे पास पब्लिक की प्रोटेक्शन के लिए कोई फोर्स नहीं है, लोग अपनी हिफाजत खुद करें, इस मुख्यमंत्री से पूछने वाला हो, तेरे तो ना घर है ना तेरे परिवार है, तू तो चलो भाजपा की सरकार बन गई, ऊपर से थोप दिया गया इस प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पे। तू तो जब चलता है, जब तेरे साथ 500 पुलिस फोर्स के लोग चलते हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट की पुलिस फोर्स को जगह जगह सड़कों पे खड़ा कर देता है। आम जनता जिसने बीजेपी को वोट दी, सरकार बनाई, उसकी प्रोटेक्शन कौन करेगा? ये सरकार का काम है हर आदमी को प्रोटेक्शन देना। अगर कोई बदमाशी करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना
और आम आदमी को प्रोटेक्शन देना सरकार की जिम्मेवारी बनती है। इस मुख्यमंत्री को अपने पद पे बने रहने का 1 मिनट भी अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और जनता से माफी मांगनी चाहिए। आज पूरे प्रदेश में जो हालात हैं उन सब के लिए जिम्मेवार मनोहर लाल खट्टर है, कोई और दूसरा व्यक्ति नहीं है। इनके षड्यंत्र की वजह से आज हरियाणा का माहौल खराब हुआ है। उसके लिए हमने अपनी पार्टी की तरफ से एक डेलीगेशन भेजेंगे। हम कोई राजनीति करने के लिए नहीं भेजेंगे, हम आज भी नहीं भेजेंगे। अगले 4-6 दिन में जब हालात बिल्कुल सामान्य हो जाएंगे उसके बाद हमारा डेलीगेशन जाएगा और वो हर जगह पे जहां जहां नुकसान हुआ है उसका भी जायजा लेगा, लोगों से मिलेगा, सारी बात की जानकारी लेगा। मुझे जो अब तक एक जानकारी आपको बताऊंगा तो आप खुद ये मानोगे कि ये सारी की सारी सरकार की ही शुरू की हुई गड़बड़ है, टोटल की टोटल। जब यात्रा वापिस आ रही थी तो यात्रा में जो लोग चल रहे थे, जो बदमाश थे, जो गुंडा तत्व था, उसने जो, क्योंकि मुसलमानों के गांव है, गरीब जनता है वहां पे सारी की सारी, लोग तकरीबन सड़कों के ऊपर मकान बने और बाहर बैठते हैं। आप कभी भी मेवात में जाओ, मैं तो मेवात के घर घर में गया हूं, आपको सड़क के ऊपर हर घर के आगे 10-10, 5-5 लोग बैठे मिलेंगे। नमाज का समय होगा तो, क्योंकि वहां पे जितनी मस्जिद है वो भी सड़क के ऊपर बनी हुई है, तो और बड़ी संख्या में नौजवान भी मिलेगा, बड़े बुजुर्ग भी मिलेगा। लोग तकरीबन सड़क के ऊपर ही बैठते हैं। वहां पे पहले तो नारे लगाए गए, नारे लगाओ, हम भी परमात्मा का नाम लेते हैं, हम भी अपने भगवान के नारे लगाते हैं, मंदिर में जाते हैं तो जरूर लगाते हैं। लेकिन फिर उन्होंने, वही तुम्हारे दामाद आगे, बाहर निकलो तुम्हें देख लेंगे, इस किस्म की बातें वहां बोली गई। उसके बाद भी लोगों ने संयम रखा हुआ। जो चश्मदीन गवाह थे, ये उसकी भाषा है, उसने बताया मुझे। जो गांव का सरपंच था, मुखिया था, हिंदू था, ये उसकी बताई हुई बात है। उसने बताया कि उसके बाद फिर उनमें से एक व्यक्ति ने फायर किया और फायर करके फिर उसी तरह की भद्दी बातें कही। तब उन लोगों ने, वहां पत्थर पड़े थे सड़क के ऊपर, फिर उन्होंने उठा करके उनके ऊपर पत्थर मारे। ये नेचुरल है, हर आदमी को गुस्सा आता है। कोई किसी को गाली देगा, कितनी देर सुनोगे? अगर आपको मैं यहाँ गालियां देनी शुरू कर दूं, कितनी देर सुनोगे आप मेरी बात? नहीं सुन सकते ना, तो वो भी कैसे सुन सकते हैं? आखिर वो भी इंसान है, वो कोई जानवर तो थे नहीं जो उनको समझ में नहीं आ रही थी भी तुम्हें क्या कहा जा रहा है। इन सब के लिए जो है पूर्ण रूप से सरकार ही जिम्मेदार है। हम अपना डेलीगेशन भेजेंगे, सारी बात का पता कराएंगे और विधानसभा के सत्र से पहले सारी जानकारी हासिल करके विधानसभा के अंदर सरकार से सारी बात पूछेंगे, ये सब क्यों हुआ और क्यों कराया गया। मुझे लगता नहीं कि सेशन के दौरान इस पे मुख्यमंत्री कहीं चर्चा कराएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री तो स्वयं जिम्मेवार है, इसलिए भागेगा। लेकिन मैं मेरी तरफ से इस इशू के ऊपर आमरों को प्रस्ताव भी दूंगा, कॉलिंग अटेंशन मोशन भी दूंगा, और अगर मेरे मंजूर नहीं किए गए, मेरी बात नहीं सुनी गई, तो फिर उसके लिए मुझे चाहे गैलरी में जाना पड़े उसमें भी जाऊंगा। लेकिन मैं जो आज हरियाणा प्रदेश, क्योंकि ये प्रदेश चौधरी देवीलाल का बनाया हुआ प्रदेश है, चौधरी देवीलाल की ही मेहनत की वजह से, उनके प्रयास की वजह से हरियाणा अलग प्रदेश बना। हम हमारे प्रदेश का भाईचारा किसी को भी खराब करने की छूट नहीं देंगे। हमारी पार्टी का कार्यकर्ता इसके लिए गांव गांव में जाकर के लोगों को इनकी पोल खोलने का काम करेगा, तो बताएगा। अनिल से कुछ पूछते हैं तो वो कहते हैं सीएम से पूछो, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, गृह मंत्रालय तो उन्हीं के पास। अनिल विज जी जो है
उनके बारे में क्या कहा जाए, विचारों के बारे में। वो विचारे हैं, उनकी हालत ऐसी है आज की तारीख में कि उनके डिपार्टमेंट उनके पास है, लेकिन डिपार्टमेंट में उसको कोई पूछने वाला नहीं है। वो अपने डिपार्टमेंट के अंदर किसी डीएसपी का भी ट्रांसफर नहीं कर सकता। जो आदमी ट्रांसफर नहीं कर सकता, उससे उसके डिपार्टमेंट के लोग क्यों डरेंगे, क्यों उसकी बात को सुनेंगे। आप मुझे एक चीज बताओ, अनिल विज ने आज तक जितने भी अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लिया है, कोई एक भी अधिकारी जो है चार्जशीट हुआ है? अगर इसने किसी को सस्पेंड कर दिया तो उसको बहाल करके और अच्छी जगह लगा दिया गया। विज साहब की तो सारी पहचान विज साहब ने अपनी खुद खत्म कर ली। दरबार लगाता है, रात को 2-2 बजे देगा, अधिकारियों को टेलीफोन करके डांटता है, और सुबह फिर बेचारे की पोल खुल जाती है। नेताजी, सन 1987 से लेकर के 2014 से पहले तक निर्भीकता, निडरता, ईमानदारी और देश की राजनीति में बड़ा अच्छा लोगों की, जनता की सेवा के लिए कार्य होता था। लेकिन आज के दौर में झूठ, फरेब, सच और ये जो चीजें चल रही हैं हिंदू मुस्लिम, तो इसको कैसे रोका जा सकता है? इसको रोकने का एक ही तरीका है, ये प्रजातंत्र है। अब जब लोकसभा का चुनाव आए तो लोग इनको सबक सिखाएं, सत्ता से बाहर करें। ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर करके इन्होंने जो बेकायदगियां करी है उसकी इंक्वायरी कराए, और इंक्वायरी करा करके ऐसे लोगों को सजा दे। लोगों का विश्वास तब बढ़ेगा। आज कांग्रेस का डेलीगेट गया है, उसको भी जाने नहीं दिया गया। 46 क्वेश्चन सेम आया पार्ट 1 और पार्ट 2 में, उसे कैंसिल करने की बात की जा रही है। क्या चीज है? सीईटी के एग्जाम पेपर हुआ था, उसमें 46 क्वेश्चन सेम हैं दोनों पार्ट्स में। मुझे आप एक चीज बताओ, एक आदमी ग्रेजुएशन करता है, कोई भी पोस्ट निकलती है, पब्लिक सर्विस कमीशन की निकले, स्टेट की आपकी एचपीएससी की निकले, या आपके कोई सेंट्रल डिपार्टमेंट की निकले, पहले कोई एग्जाम नहीं होते थे। ये लिखा जाता था कि इस पोस्ट के लिए सिर्फ ग्रेजुएट जो है वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है, और उसके बाद डिपार्टमेंट का जिसमें जॉब लगनी होती थी उसका एग्जाम होता था। उस एग्जाम में जो पास हो जाते थे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता था, और उसमें इंटरव्यू के नंबर दे करके कम ज्यादा करके जैसे भी नौकरी लग जाता था। अगर ये एग्जाम लेना है इन्होंने, तो फिर उस ग्रेजुएशन का नाम क्यों लिया जाता है? अगर आपने पीएचडी कर ली, आपने एमपीएड कर ली, आपने बीएड कर ली, तो बीएड के बाद अगर टीचर की कोई पोस्ट निकलती है, किसी ने मैथ्स में करी है, किसी ने साइंस में करी है, किसी ने आर्ट्स में करी है, किसी ने सोशियोलॉजी में करी है, जो पोस्ट निकलेगी उसके लिए अप्लाई करेगा। ये सुने ना, आप पहले सुन ले 1 मिनट मेरी बात। ये जो सारी चीज एग्जाम जो करने शुरू करे हैं इन्होंने, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे बच्चों को उस एग्जाम से, उस नौकरी से दूर रखने के लिए किया है। जो गांव का बच्चा है जिसने ग्रेजुएशन कर ली, और उसको आप 4 साल बाद कहते हो कि एग्जाम देना पड़ेगा तेरे को, उसको नहीं क्वालिफाई कर सके, उसके लिए पास करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा, पैसे इकट्ठे करने का एक साधन है। हर एग्जाम के अंदर फार्म भराया जाता है, उसमें 2 से 2,500 रुपया लिया जाता है, 15-15, 20-20 लाख बच्चे हरियाणा प्रदेश के उस फार्म के लिए अप्लाई करते हैं। ये खत्म होना चाहिए। ये जो रोजाना इस तरह के ड्रामे किए जाते हैं, जो क्वेश्चन तोड़ मोड़ के दिखाए जाते हैं, ये भी यही तरीका है कि इनको नौकरी से दूर रखा जाए। हमारी गवर्नमेंट बनेगी, पहले भी हमारी गवर्नमेंट में इस तरह के कोई एग्जाम नहीं थे। आगे भी लोगों ने अगर हमें मौका दिया तो हम ये सारी चीजें खत्म करेंगे,
और केवल बच्चे की क्वालिफिकेशन के मुताबिक नौकरी देंगे, नौकरी निकालेंगे। अगर वो उसमें क्वालिफाई करेगा तो उसको जॉब दे देंगे। सर, अगर 2024 में आपकी सरकार बनती है तो क्या पत्रकारों के लिए भी कोई घोषणा की जाएगी, जो पत्रकार हित के लिए, जो समाज में पत्रकार जो सेवा करते हैं, राजनीतिक विचारधारा देते हैं, उनके लिए कुछ करेंगे क्या पत्रकारों? जब हम अपना घोषणा पत्र बनाएंगे, आप पत्रकार साथियों से जरूर पूछेंगे। आपकी भी अपनी एसोसिएशन है बनी हुई, पेंशन के है, वैसे आपके हैं जो प्रेसिडेंट हैं उनको हम चिट्ठी लिखेंगे कि आप अपनी तरफ से हमें राय दो, बताओ कि हम आपको और ज़्यादा अच्छी सुविधाएं कैसे दे सकते हैं। जो आपके एसोसिएशन की तरफ से लिख करके हमारे पास आएगा उस पर विचार विमर्श करेंगे। सर हम अपने घोषणा पत्र में बाकायदा तौर पे इन सब चीजों को डालेंगे जिसको हम पूरा कर सकें। दिग्विजय चौटाला बोलते हैं कि आप परिवर्तन यात्रा तो निकाल रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अपने व्यवहार में परिवर्तन करना चाहिए। अब आप बैठे हो, सर वो बोल रहे हैं, मैं तो कह नहीं रहा सर। मैं तो मुझे लगता है आपके पास कोई प्रदेश हित की बात रही नहीं। लेकिन वो आप पर निशाना साध रहे हैं सर। आपसे छोटे हैं फिर भी आपको बोल के चले जा रहे हैं सर। कोई नहीं, बोलने दें। चौटाला एक डेलीगेट गया है, कांग्रेस का डेलीगेट गया है, उस पर क्या कहेंगे? कांग्रेस का डेलीगेट गया है, उसको आगे जाने नहीं दिया गया, वहां रोक दिया है। मैं बात किया जी, ये राजनीति करने गए थे। आप मुझे एक चीज बताओ, कांग्रेस की 3 एमएलए है कि नहीं है वहां पे? है ना 3 एमएलए? उन 3 एमएलए से रिपोर्ट नहीं ले सकते थे? हमने अपने पार्टी के पदाधिकारियों की वहां ड्यूटी लगाई है कि हम कोई ऐसा कलेश नहीं चाहते वहां पे जिसकी वजह से कल को आप लोगों को कोई टारगेट करे। आप अपनी रिपोर्ट बनाओ, रिपोर्ट तैयार करो, हकीकत जो है वो आप हमें बताओ। विधानसभा का सत्र आएगा, हम उस इशू पे चर्चा करेंगे, हम प्रेस के माध्यम से बात करेंगे, हम अपना डेलीगेशन भेजेंगे, लेकिन हम हालात खराब करने के लिए नहीं भेजेंगे। भेजने को तो मैं आज वहां पे मेरे 500 आदमी भेज दूं, पार्टी के लोगों को कहूं भी जाओ वहां पे, लेकिन वहां जाने के बाद विवाद होगा कि नहीं होगा? मैं नहीं चाहता भाईचारा कहीं खराब हो। ये तो राजनीति करने गए हैं केवल वहां पे। सब क्या ये बताया जाता है कि चौटाला साहब, आपकी सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। आपकी सुरक्षा माहौल के कारण एक आदमी कोई बोला सर, आपकी सुरक्षा घटा दी गई है। दिग्विजय सिंह चौटाला ये कहते हैं कि हम तो बचपन से देखते आए कि ये लोगों को धमकाते रहे, इनको कौन धमकाएगा? मैंने कहा ना, कोई मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के बारे में मेरे से कोई सवाल करने की जरूरत नहीं। जी चौटाला साहब, प्रदेश के हित की कोई बात है, प्रदेश से जुड़ा हुआ कोई मामला है, उसके बारे में आप मेरे से आप इंडिया के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं, आप इंडिया के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं। इंडिया की नींव किसने रखी है? फिर ये सवाल तो खत्म हो गया आपका। तो आप प्रदेश के साथ अमित शाह ने कहा है कि विपक्ष ने बोला नहीं मणि कांड के ऊपर क्या कहेंगे? चौटाला जी, मणिपुर में महिलाओं की इज्जत को तार-तार किया गया, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि देश में अगर हम बात करें किसी भी राज्य के अंदर महिलाओं की इज्जत को, चाहे वो छोटी बच्ची हो 5 साल की, चाहे 3 साल की, तो चाहे 20 साल की या उससे बड़ी, हर एक की इज्जत को तार-तार किया जाता है। आप इसके बारे में क्या सुरक्षा प्रबंध करेंगे या क्या ऐसा एजेंडा तैयार करेंगे जिसमें महिलाओं को डर न लगे बाहर निकलते हुए? हमारे प्रदेश में हमारी गवर्नमेंट रही, हमारे प्रदेश में कभी इस किस्म के हालात नहीं हुए, ना हमने होने दिए। मणिपुर में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार में कहीं भी देखो, जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं, हर जगह पे लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। आज मणिपुर के इतने बुरे हालात होने के बाद आज तक मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ। अगर किसी दूसरे प्रदेश में कोई छोटी मोटी घटना हो जाती, सारा बीजेपी का सोशल मीडिया, सारे इनके स्पोक्समैन, सारे इनके मिनिस्टर, सब के सब चिल्लाना शुरू कर देते, सब डिमांड करते कि रिजाइन हो, सब कहते आपका गवर्नर रूल लगे, यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगे।
लेकिन अपने गिरबान में नहीं झांकते कि वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने किस किस्म के हालात पैदा कर दिए। मणिपुर की घटना बाद की है। पहले हमारे हरियाणा प्रदेश की बेटियों के साथ जो रेसलिंग फेडरेशन में हुआ, जो हमारी एक कोच के साथ हरियाणा के मिनिस्टर ने किया, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? जो हमारी महिलाएं बेटियां जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर देश का नाम बड़ा किया, जहां उनको प्राइम मिनिस्टर घर बुला करके सम्मान देता था, उन्हीं लड़कियों को आपने देखा नहीं किस तरह से बाल पकड़ करके खींच करके घसीट करके पुलिस लेके जा रही थी। तब ये चुप क्यों थे, क्यों नहीं बोल रहे थे? इन लोगों ने कभी भी जो बात लोगों के बीच में आकर के कही कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे, उसको हमेशा कमजोर किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा इन्हीं का है। और इन्होंने जितना महिलाओं का शोषण आज हो रहा है, कभी भी किसी की सरकार में नहीं हुआ। जितने महिलाओं के प्रति एक चीज देखने वाली है, आप इनकी जो क्राइम की सालाना की जो डायरी बनती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें देखोगे महिलाओं के क्राइम के रेट बड़े मिलेंगे आपको हर स्टेट में जहां बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो इसका मतलब भाजपा स्वयं जो है इन चीजों को बढ़ावा देती है। प्रदेश में कैसे चुनाव लड़ेंगे? यात्रा से जनता को क्या संदेश देना है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले आपकी सरकार में जो सर्कल कबड्डी के खिलाड़ियों को नौकरी दी जाती थी, जो कॉमनवेल्थ और ओलंपिक का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जो सर्कल कबड्डी के खिलाड़ी हैं उनको सरकारी नौकरी का प्रोत्साहन नहीं दिया जा रहा। कोई और बात करें। प्रदेश में कैसे चुनाव लड़ेंगे सर? क्या कांग्रेस संदेश के देना साथ चाहेंगे जो या यात्रा अकेले निकाल रहे हैं आप? सर? प्रदेश में कैसे चुनाव लड़ेंगे? कांग्रेस के साथ या अकेले या कोई और रणनीति रहेगी? आप सुझाव दो मुझे क्या करना सर, आप राजनीति के माहिर हैं, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। अभी जब समय आएगा जी। तब सारी चीजें आपके सामने आ जाएगी। आप जल्दी ना करो यार। प्रदेश के अंदर बेरोजगारी इतनी है कि लड़कों की उम्र निकली जा रही है, कलरक आशा वर्कर तमाम सड़कों पर है, इसी बारे में क्या कहें? ये चीज ठीक है, सरकार किसी को परमानेंट जॉब नहीं दे रही। आज एक कौशल रोजगार निगम बना रखा है। उस कौशल रोजगार निगम में आपका मुख्यमंत्री आपके यहीं का है, जब आए उससे ये सवाल जरूर करना, आप पूछना। उसका एग्जाम 1 साल पहले हुआ है, क्लास डी और सी का 1 वर्ष पहले एग्जाम हुआ। और 1 वर्ष पहले जिस किसी ने एग्जाम दे लिया, और वो भी कोई छोटे से अखबार के अंदर एक छोटी सी ऐड निकली कि हम इसका एग्जाम करवा रहे हैं, जिसने अप्लाई करना है एग्जाम देना है, 2 इसके लिए। अपने लोगों को उन्होंने उसके लिए इन्फॉर्म किया या नहीं किया। 1 साल के बाद पोस्ट निकलती है, उस पोस्ट के ऊपर क्योंकि जिसने एग्जाम क्लियर ही नहीं कर रखा वो तो लग ही नहीं सकता, तो फिर ये अपनी मन मर्जी से लिस्ट बनाते हैं जिसमें आरएसएस का एजेंडा है कि अपने लोगों को, जो अपनी इनकी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जो आरएसएस के लिए काम करते हैं, उन लोगों को जॉब देते हैं।